कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। सिटी हॉस्पिटल के बाहर प्रलय सृष्टि को अपनी गोद में लेकर गाड़ी की तरफ आया और उसे गाड़ी में बिठाकर खुद भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। ड्राइवर वहाँ से दूसरी तरफ जा चुका था। प्रलय सृष्टि के साथ गाड़ी में अकेला था। सृष्टि हैरान थी, ये सोचकर ही कि प्रलय उसे अपने घर लेकर जाने वाला है। उसे प्रलय के साथ उसके घर बिल्कुल भी नहीं जाना था। ऐसे में तो उसके घर वाले उसे और भी ज़्यादा गलत समझेंगे, ये सोचकर उसे बुरा लग रहा था। वो मासूम सी जान अभी भी अपनी ही गलती समझ रही थी। प्रलय ने गाड़ी आगे बढ़ा दी तो सृष्टि कुछ देर चुप रही, लेकिन फिर प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, क्या मैं आपसे कुछ कहूँ? प्रलय मुस्कुराया और बोला, तुम्हें मुझसे कुछ कहने से पहले परमिशन लेने की ज़रूरत कब पड़ गई यूनिवर्स? अचानक ही उसके मुंह से जब यूनिवर्स निकला तो सृष्टि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसकी धड़कनें एकदम तेज़ी से बढ़ गई थी और वो गहरी सांस लेने लगी थी। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसने ये नाम पहले भी सुना हुआ है कहीं। वो अपने दिमाग पर जोर डालने लगी कि ये नाम उसने कहाँ सुना है। उसे ऐसे देखकर प्रलय ने तुरंत हंसते हुए कहा, आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे तुम्हारा सृष्टि नाम बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम यूनिवर्स रखा था। शायद तुम्हें याद नहीं। मैंने अब तक तुम्हें यूनिवर्स कहकर इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि सोच रहा था कि कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए, लेकिन सृष्टि नाम लेना सच में बहुत ज़्यादा बोरिंग है, इसलिए मैं तुम्हें यूनिवर्स ही बुलाऊंगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सृष्टि कुछ पल उसे देखती रही और अपना सिर फिर नामे हिलाकर बोली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब बताओ क्या कहना चाहती थी तुम? सृष्टि थोड़ा हिचकिचाकर बोली, क्या मैं कहीं और नहीं रह सकती? आई मीन मुझे आपके घर पर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा। क्या मैं कहीं और रह लूँ? आई मीन क्या मेरा कोई और परिवार है जिसके पास जाकर मैं रह सकूँ? प्रलय को सृष्टि के परिवार के बारे में कुछ पता नहीं था। उसने जहाँ तक सृष्टि की इन्फॉर्मेशन निकाली थी, वहाँ बस उसे यही पता चला था कि वो बस बर्मा हाउस ही रहती है और ऑफिस आने जाने के अलावा वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ी लेने ही मार्केट तक जाती थी और कहीं कभी उसे आते जाते नहीं देखा गया था। प्रलय कुछ सोचते हुए बोला, मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में तो नहीं पता, लेकिन एक जगह है जहाँ तुम रह सकती हो। सृष्टि तुरंत बोली, कैसी कैसी जगह? प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारा खुद का फ्लैट। सृष्टि हैरानी से बोली, मेरा खुद का फ्लैट? प्रलय ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोला, हाँ तुम्हारा फ्लैट जो तुम्हें कंपनी की तरफ से दिया गया था, लेकिन तुम वहाँ रहती नहीं हो। हालांकि तुम थोड़े दिन उसमें रही थी, लेकिन उसके बाद तुम वापस बर्मा हाउस में शिफ्ट हो गई थी। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँ? उसकी बात सुनकर सृष्टि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे तो कोई फ्लैट याद ही नहीं था कि वो कब किस फ्लैट में रही, लेकिन वो राणा मेंशन तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, इसलिए बेमन से ही सही पर उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। प्रलय ने सृष्टि की तरफ देखा जो खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी। वो उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और फिर मन ही मन बोला, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था कि तुम इतनी आसानी से राणा मेंशन नहीं जाओगी, बट डोंट वरी यूनिवर्स, वहाँ तो मैं तुम्हें लेकर ही जाऊँगा। तुमसे दूर तो मैं अब एक पल भी नहीं रहूँगा, लेकिन तुम्हें अपने करीब कैसे लेकर आना है ये भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उस फ्लैट में तुम जाओगी ज़रूर, लेकिन उसके बाद तुम खुद मुझे कहोगी कि तुम सिर्फ मेरे साथ रहना चाहती हो। ये बोलते हुए प्रलय के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इंटेंस लग रहे थे। कुछ देर बाद प्रलय की गाड़ी एक बिल्डिंग के बाहर आकर रुकी और सृष्टि गाड़ी से बाहर आकर उस बिल्डिंग की तरफ देखने लगी। वो बिल्डिंग दिखने में ही काफ़ी लग्जीरियस और हाई क्लास लग रही थी। प्रलय सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, चलें अंदर? सृष्टि ने मासूमियत से अपना सिर हाँ में हिलाया। प्रलय उसे अंदर टॉप फ्लोर पर बने हुए पेंट हाउस में लेकर आया, जो और भी ज़्यादा खूबसूरत और लग्जीरियस था। सृष्टि अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस पेंट हाउस को अंदर से देख रही थी। उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो कभी पेंट हाउस में रही हो। उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, अभी तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब थोड़ी देर तुम इसमें रह लोगी तो तुम्हें सब कुछ ठीक लगने लगेगा।
तुम्हारा सारा सामान अपनी जगह पर ही है, जैसा तुम छोड़ कर गई थी बिल्कुल वैसा ही। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या मैं अपना सामान यहीं पर छोड़ कर गई थी? प्रलय मुस्कुराया और बोला, हाँ, तुम्हारे पास कौन सा किसी सामान की कमी थी, सब कुछ था और एक्स्ट्रा ही था, तो थोड़ा बहुत सामान तुम यहीं छोड़ गई थी, बाकी मैं जल्द ही अवेलेबल करा दूंगा। ये बोलकर वो सामने किचन की तरफ बढ़ गया। सृष्टि उसे देख रही थी। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, जाओ जल्दी से जाकर थोड़ा फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बनाता हूँ। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपको कैसे पता मुझे अदरक वाली चाय पसंद है? प्रलय एक बार फिर से मुस्कुराया और बोला, मैंने कहा ना तुमसे, यादाश्त तुम्हारी गई है यूनिवर्स, मेरी नहीं, मुझे सब पता है तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। उसकी बात सुनकर सृष्टि भी मुस्कुरा दी और सामने बने हुए रूम में चली गई। उसने वहां जाकर क्लोजेट खोला तो वहां पर लड़कियों के कपड़े रखे थे जो थोड़े नॉर्मल ही थे, ज़्यादा महंगे नहीं थे, और उन कपड़ों को देखते हुए अब सृष्टि को थोड़ा थोड़ा ठीक लगने लगा था। उसे सच में ऐसा लग रहा था कि हाँ, वो इस फ्लैट में पहले भी कभी रही होगी। वहाँ पर उसने बाकी सारा सामान चेक किया तो वो सारा सामान उसे अपने हिसाब का ही लग रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं यूं ही प्रलय सर को गलत समझ रही थी, कितने अच्छे इंसान है वो, जब मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रही हो तो वो मेरा कितना साथ दे रहे हैं, मेरा कितना ख्याल रख रहे हैं, मैं उनका ये एहसान कभी नहीं चुका सकती। अब मैं उन पर बिल्कुल भी शक नहीं करूँगी। वहीं दरवाजे पर खड़ा प्रलय उसकी बातें सुन रहा था। उसकी इंटेंस नज़रें सृष्टि पर थी। वो मन ही मन बोला, मैं जानता हूँ तुम इतनी जल्दी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगी, लेकिन तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना होगा। पहले मैंने हमेशा अपने दिल की बात साफ और सीधे तरीके से तुम्हारे सामने रख दी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम वही देखोगी जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, और तुम्हारे साथ वही होगा जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन प्रलय राणा के हिसाब से। और इस बार प्रलय राणा की जिद भी पूरी होगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बड़े ही इंटेंस एक्सप्रेशन थे। सृष्टि ने अपने लिए कपड़े लिए और वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर रूम से बाहर आई तो देखा प्रलय ने उसके लिए चाय बना दी थी और साथ में बिस्किट्स भी थे। वो मुस्कुराती हुई जाकर सोफे पर बैठी और चाय की तरफ देखते हुए बोली, आपने अपने लिए नहीं बनाई? प्रलय बिल्कुल नॉर्मल होकर बोला, मुझे चाय नहीं पसंद। सृष्टि तुरंत बोली, तो फिर आप अपने लिए कुछ और बना लेते ना। आपको ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी पसंद होगी क्या? मैं देखूं किचन में, अगर रखी है तो बना दूं। बोलते हुए उसने अपने चाय का कप नीचे रख दिया था और अपनी जगह से उठकर किचन की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी उसे अपने पेट पर प्रलय का हाथ महसूस हुआ। उसकी सांसें एकदम तेजी से बढ़ गई। वो तुरंत पलटकर प्रलय की तरफ हुई और अजीब सी नज़रों से प्रलय को देखने लगी। तो प्रलय मुस्कुराया और बोला, आई एम सो सॉरी, लेकिन वो तुम जल्दबाजी में वहाँ पर जा रही थी तो मुझे बस तुम्हें रोकना था। एक्चुअली मुझे ब्लैक कॉफ़ी पसंद है, लेकिन अभी ब्लैक कॉफ़ी पीने का टाइम नहीं है, डिनर का टाइम है, तो मैं डिनर करूँगा। सृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, ठीक है। ये बोलकर वो तुरंत वापस सोफे पर बैठ गई और चुपचाप अपनी चाय पीने लगी। पता नहीं क्यों, लेकिन अभी भी उसकी धड़कनें उसे नॉर्मल होती हुई नहीं लग रही थी। वो बार बार अपनी चोर नज़रों से प्रलय की तरफ देखती और प्रलय की नज़रें जब उसे खुद पर महसूस होती तो वो तुरंत अपना चेहरा घुमा लेती। कुछ देर बाद अब उसने प्रलय की तरफ देखा तो प्रलय अपना फ़ोन चला रहा था। सृष्टि ने एक राहत की सांस ली और बोली, कहीं कुछ ज़्यादा तो नहीं सोच रही मैं? मिस्टर प्रलय अच्छे इंसान है, हो सकता है सच में जल्दबाजी में ही उन्होंने मुझे इस तरह से रोक दिया हो। मुझे उनके बारे में ऐसी गलत नहीं सोचना चाहिए। ये बोलकर उसने अपना सर झटकाया। चाय खत्म करने के बाद सृष्टि अपने जगह से उठी और अंदर रूम की तरफ चली गई। प्रलय चुपचाप उसे देख रहा था। उसके जाने के बाद उसने सृष्टि का चाय वाला कप उठाया तो उसमें थोड़ी सी चाय बाकी थी। प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, मैं चाय का दीवाना तो नहीं, लेकिन तुम्हारा ज़रूर हूँ। ये बोलकर उसने उस चाय के कप को वहीं से अपने होठों से लगाया जहाँ से उसे सृष्टि के होठों की हल्के हल्के निशान नज़र आ रहे थे। कुछ देर बाद सृष्टि रूम से बाहर आई तो उसने देखा कि अपना फ़ोन सामने टेबल पर रख कर प्रलय किचन की तरफ जा रहा है। सृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब आप किचन में क्यों जा रहे हैं? प्रलय उसकी तरफ देखकर बिल्कुल नॉर्मल होकर बोला, डिनर की तैयारी करने।
सृष्टि हैरानी से बोली, आप डिनर बनाएंगे? लेकिन क्यों? मेरा मतलब है आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ बना लूँगी, दाल खिचड़ी वगैरह। आप तो अपने घर जाकर ही डिनर करेंगे ना? उसकी बात सुनकर प्रलय ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता रहा और फिर चुपचाप किचन की तरफ बढ़ गया। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो भी प्रलय के साथ साथ किचन में आई तो देखा प्रलय एक कांच की बोल में आटा डाल रहा था। सृष्टि हैरान रह गई। प्रलय ने बड़े ही आसानी से वो आटा गूंथा और फिर उसके पराठे बनाने लगा। सृष्टि के चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी और साथ ही साथ एक अजीब सी हलचल भी उसके दिल में हो रही थी। प्रलय का ये रूप उसे अच्छा लग रहा था। प्रलय ने पराठे के साथ सॉस लगाई और उसे सृष्टि की प्लेट में सर्व करते हुए बोला, ये खाकर बताओ कैसा है? सृष्टि मुस्कुराते हुए बोली, आपने बनाया है तो अच्छा ही होगा। ये बोलकर उसने वो प्लेट अपने हाथों में ले ली और प्लेट में रखे हुए पराठे की तरफ देखने लगी, जो प्रलय ने एक रोल की तरह कर दिया था। सृष्टि ने उसे उठाया और उसे खाने लगी तो सृष्टि को वो पराठा खाते हुए देखकर प्रलय के दिल को सुकून मिल रहा था। सृष्टि के होठों पर जो सॉस लगी थी उसे देखकर प्रलय का मन कर रहा था कि अभी सृष्टि के करीब जाए और अपने होठों से उसके होठों पर लगी हुई सॉस को हटा दे। अपने और सृष्टि के बिताए हुए खूबसूरत लम्हों को याद कर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी थी। सृष्टि पराठा खाते हुए बोली, आप नहीं खाएंगे क्या? क्या आप भी यही खाएंगे? मतलब मुझे नहीं लगता आपको ऐसा खाना पसंद होगा। प्रलय हंसा और उसके बिल्कुल करीब आकर उसके होठों पर लगी हुई वो सॉस हटाकर बोला, क्यों? मुझे ये खाना पसंद क्यों नहीं आएगा? सृष्टि हल्का हल्का कांपने लगी। वो एकटक प्रलय की तरफ देख रही थी। प्रलय का वो उसके होठों से उंगलियों से सांस हटाना उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगा। वो कुछ कहती उससे पहले ही प्रलय ने अपना अंगूठा अपने होठों पर हल्का सा रखा और उस सॉस को लिक करते हुए बोला, मुझे सॉस बहुत पसंद है और पराठे भी, इसलिए तो तुम्हें ये बना कर दिया है। सृष्टि थोड़ा सा पीछे की तरफ हटी और बोली, फिर ठीक है, आप अपने लिए भी बना लीजिए या फिर मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, वैसे भी मेरा फिनिश हो गया। ये बोलकर उसने खाली प्लेट नीचे काउंटर पर रख दिया। प्रलय मुस्कुराया और बोला, उसकी ज़रूरत नहीं है, जाओ जाकर रेस्ट करो। सृष्टि तुरंत बोली, नहीं, जब आप चले जाएंगे तभी मैं रेस्ट करने जाऊंगी, वैसे भी आपको देर हो रही है। प्रलय उसे देखते हुए बोला, डोंट वरी, मेरे पास एक्स्ट्रा की है, मैं लॉक लगाकर चला जाऊंगा, तुम जाओ जाकर रेस्ट करो। उसकी बात सुनकर अब सृष्टि को समझ नहीं आया वो क्या जवाब दे, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से रूम में चली गई और आकर बेड पर लेट गई। लेकिन नींद फिलहाल उसकी आंखों से कोसों दूर थी। प्रलय का उसके करीब आना उसे एक अलग ही बेचैनी सी दे रहा था। उसने अपने पेट पर अपना हाथ रखा और अगले ही पल उसकी आंखों में नमी तैर गई। उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी कोख में पल रहे बच्चे का बाप कौन है। जब भी प्रलय उसके करीब आता था तो जिस तरह से उसकी धड़कन बढ़ जाती थी वो बहुत ज़्यादा अलग था। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्यों हो रहा है। ये सब सोचते हुए कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला और उसके सोने के बाद रूम में प्रलय आया। किचन में बने हुए पराठे अभी भी यूं ही रखे थे। प्रलय सृष्टि के करीब आया और टेबल पर रखी हुई मेडिसिन्स की तरफ देखने लगा जो खाली थी। मतलब सृष्टि ने अपनी मेडिसिन ले ली थी। प्रलय ने डॉक्टर से कहकर सृष्टि की मेडिसिन में एक स्लीपिंग पिल एक्स्ट्रा ऐड करवाई थी ताकि जब वो रात को सोए तो उसकी आंख ना खुले। उसे सोते हुए देखकर प्रलय ने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए और फिर उसकी बगल में आकर लेट गया। प्रलय की आदत थी, वो शर्ट पहनकर नहीं सोता था। कुछ देर वो यूं ही सृष्टि को देखता रहा, फिर उसे कमर से पकड़कर उसने अपने करीब कर लिया। सृष्टि के सिर पर पट्टी अभी भी बंधी हुई थी। प्रलय उसके बालों को हल्का हल्का सहलाने लगा और फिर कभी उसके चेहरे को चूमता तो कभी उसके सिर को, कभी उसकी गर्दन को तो कभी उसके हाथों को। सृष्टि पूरी तरह से उसकी बाहों में सिमटी हुई थी और प्रलय उसे प्यार कर रहा था। करीबन आधे घंटे बाद प्रलय ने उसे अपनी बाहों से हल्का सा अलग किया और बोला, मुझे तुम्हें जल्द से जल्द राणा मेंशन लेकर जाना है, लेकिन उससे पहले अब उन लोगों का भी हिसाब कर देना चाहिए जिनकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई। ये बोलते हुए प्रलय के चेहरे पर एक बार फिर से डेंजरस एक्सप्रेशन आ गए थे। वो एक गहरी सांस लेकर बेड से उठा और अपनी शर्ट पहनकर रूम से बाहर निकल गया।
कुछ देर बाद उसकी गाड़ी एक गोडाउन के बाहर आकर रुकी, जहां अंदर से किसी की दबी दबी कराहने की आवाज़ आ रही थी। और वो आवाज़ें एक इंसान की नहीं बल्कि 3 से 4 लोगों की थी। उन आवाज़ों को सुनकर प्रलय के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो अंदर की तरफ आया तो उसके सामने 3 लोग बड़े ही खस्ता हालत में नीचे ज़मीन पर गिरे हुए थे और तीनों के आगे एक प्लेट रखी हुई थी जिनमें दाल खिचड़ी जैसा कुछ था। और वो तीनों उस प्लेट के ऊपर ऐसे टूट कर पड़े हुए थे जैसे उन्होंने ना जाने ज़िंदगी में पहली बार खाना देखा हो। और वो खिचड़ी बहुत ज़्यादा गर्म थी, वो लोग हाथ भी लगाते तो उनके हाथ जल रहे थे। तभी प्रलय ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, प्यास भी लगी होगी आप सब लोगों को, बट डोंट वरी, मैं हूँ ना, भला मेरे होते हुए आप लोग प्यासे कैसे रह सकते हैं। ऐसा करते हैं, आज आप लोगों के लिए अच्छी सी दावत रखते हैं। ये बोलते हुए उसने अपने आदमी को इशारा किया तो वो आदमी एक बहुत बड़ा सा थाल, जो काफ़ी गहरा भी था, उनके सामने लेकर आया और उन्हें दिखाते हुए उसने वो थाल नीचे ज़मीन पर रख दिया। संतोष जी, बिन्नी और राघव जी की आंखें बड़ी हो गईं क्योंकि वो थाल खून से भरा हुआ था। प्रलय उनके एक्सप्रेशन देखकर बोला, क्या हुआ, पसंद नहीं आया क्या? ये तो आपकी फेवरेट ड्रिंक है ना, खून पीना। सृष्टि का खून ही तो पीते थे आप लोग, और बेशक से कितना भी क्यों ना पी लें, आप लोगों का पेट नहीं भरता था तो अब क्या हुआ? अब तो मैं डायरेक्टली आपको खून दे रहा हूँ, पीजिए पीजिए, जल्दी कीजिए। ये बोलते हुए वो सार्कास्टिक वे में स्माइल कर रहा था। पिछले 3 दिनों से उन चारों को बंदी बनाकर रखा गया था और उन्हें खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा था। हाँ, उन्हें खाना पीना दिखाया ज़रूर जाता, लेकिन ना ही खिलाया जाता और ना ही पिलाया जाता। और जब वो लोग कुछ ज़्यादा ही डिमांड करते तो तसल्ली से उनकी बॉडी मसाज होती, लेकिन वो बॉडी मसाज उन्हें रिलैक्स फील नहीं बल्कि और भी ज़्यादा पेन फील कराती। वहीं साइड में रखे हुए डंडे लाठियां गवाह थे इस बात के कि ससुराल बेशक से सृष्टि का था, लेकिन खातिरदारी में प्रलय ने कोई कमी नहीं छोड़ी। मानो गुस्से से गरजते हुए बोला, अगर इतनी हिम्मत है तो अपने इन कुत्तों से हमें क्यों पिटवा रहा है? खुद लड़ना मुझसे, अगर तुझे हरा ना दिया तो मैं भी मानव वर्मा नहीं। तुझ जैसे ना जाने कितने ही सेट किए हैं मैंने। तेरी हालत तो मैं ऐसी करूँगा कि तू ना घर का रहेगा ना घाट का। प्रलय उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, कुत्ता भौंक रहा है, भूख लगी है क्या? चल तू भी क्या याद रखेगा, तुझे भी देता हूँ कुछ खाने को। ये बोलकर उसने अब एक बार फिर से अपने आदमी को इशारा किया तो उस आदमी ने एक थाल इस बार मानव के आगे रखी और उस थाल में जैसे ही मानव की नज़र गई, मानव की आंखें हैरत से फैल गईं और उसने गुस्से में तुरंत मुट्ठियां कस ली और ज़ोर से चिल्लाया, तेरी इतनी हिम्मत? उसका चिल्लाना सुनकर प्रलय अब थोड़ा सा उसके करीब आया और उस थाल की तरफ और फिर वापस मानव की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, पसंद नहीं आया? यही तो पसंद है ना तुझे, सृष्टि को नोच कर खाता था ना, देखे हैं मैंने उसके जिस्म पर निशान, तेरे काटने के, तेरे नाखूनों के, तेरे दिए दर्द के, हर एक जख्म से वाकिफ हूँ मैं। तो क्या हुआ, अब ये मांस नहीं खाना? पर ये जानवर का है ना, इंसान का नहीं, शायद इसलिए तुझे ये इंसानों का मांस नोचना पसंद होगा, जानवर जो ठहरा तू। ये बोलते हुए प्रलय के चेहरे पर बेहिसाब नफरत झलक रही थी। मानो गुस्से से गरजते हुए बोला, अपनी ये बकवास बातें बंद कर, खुद को बड़ा हीरो समझता है। तुझे क्या लगता है कि बीबियां यूं ही रखी जाती हैं? बीबी है वो मेरी, और बीबियों को वैसे ही रखा जाता है जैसे मैंने सृष्टि को रखा हुआ है, एकदम अपने पैरों के नीचे। बस एक बार मैं यहाँ से बाहर चला जाऊँ, उसके बाद उस सृष्टि का तो मैं वो हाल करूँगा ना कि उसे दर्द तो होगा ही होगा, साथ में वो दर्द तुझे भी होगा। उसकी बात सुनकर प्रलय एक बार फिर से साइकियाट्रिक स्माइल देते हुए उसे देखता रहा और फिर बोला, तुझे लगता है मैं तुझे सृष्टि के करीब भी जाने दूंगा? तेरा साया भी सृष्टि के ऊपर पड़ेगा। पहली बात तो तू जिंदा भी रहेगा, इस बात की उम्मीद भी तूने कैसे कर ली? मानव बेशर्मी भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, तो ये है तेरा प्लान, मुझे मार कर तू सृष्टि को अपनी रखैल बनाना चाहता है? उसकी बात सुनकर प्रलय की गुस्से से मुट्ठियां कस गई। उसका चेहरा बुरी तरह से कांप रहा था। प्रलय को यूं देखकर मानव एक बार फिर से बोला, मुझे देहरादून भेजकर तू सृष्टि के करीब आया, उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया, उसे प्रेग्नेंट कर दिया, और तुझे लगता है कि सृष्टि तेरी हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। सृष्टि पहले भी मेरी थी और अब भी मेरी है। मानव की बात सुनकर प्रलय गरजते हुए बोला,
हाँ, मैं सृष्टि से प्यार करता हूँ और हाँ, सृष्टि की कोख में पल रहे बच्चे का बाप मैं हूँ। तो क्या कर लेंगे आप? आप होते कौन हैं कुछ बोलने वाले? आपको लगता है कि आप कुछ बोलेंगे और इस प्रलय राणा को फर्क पड़ेगा? प्रलय उन चारों की तरफ देखकर डेविल स्माइल के साथ बोला, परेशान मत होइए, इतनी जल्दी आप लोगों को नर्क नहीं भेजूंगा। मेरी सृष्टि ने 2 साल आप लोगों को बर्दाश्त किया है और आपको 2 दिन में ही यहाँ से रवाना कर दूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? जरा आप भी तो वो दर्द बर्दाश्त कीजिए जो मेरी यूनिवर्स ने किया था। थोड़ा बदला तो लेना बनता है। ये बोलते हुए उसने अपने आदमियों को इशारा किया तो उन्होंने गर्म पानी की बाल्टियां लेकर जो खड़े थे, प्रलय के सामने सृष्टि का जिस्म था, जिस जिस्म पर उसने ना जाने कितने ही जलने के निशान देखे थे, वो जिस्म जिस पर उसने ना जाने कैसे कैसे घाव देखे थे। उसके एक इशारे पर प्रलय के आदमियों ने उन बाल्टियों से उन तीनों को नहलाना शुरू कर दिया। उन तीनों पर वो बाल्टियां लगातार फेंकी जा रही थी। जो गर्म पानी जब उन तीनों पर आता तो वो लोग दर्द से कराहने लगते। तुम्हारे लिए भी इलाज है मेरे पास, ये बोलकर अब उसने एक बार फिर से अपने आदमी की तरफ देखा तो वो तुरंत बाहर की तरफ गया और जब वो वापस अंदर की तरफ आया तो उसके दोनों हाथों में कुत्तों के पट्टे थे और उसके साथ साथ ही तो बहुत ही जंगली किस्म के कुत्ते भी चलते हुए आ रहे थे जो मानव की तरफ देखते ही भौंकने लगे थे। मानव की आंखें हैरत में फैल गई, डर से वो बुरी तरह कांपने लगा। प्रलय उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ, इतना डर क्यों रहे हो? ये सब तो ज़रूरी है, आखिर तभी तो तुम्हें पता चलेगा ना कि आखिर नोचना होता क्या है, कैसा महसूस होता है जब कोई हमें जानवरों की तरह नोच नोच कर खाए। उन्हें देखते हुए प्रलय की वो डेविल स्माइल और भी ज़्यादा लंबी हो गई थी। वो अपने खास आदमी की तरफ देखते हुए बोला, थोड़ी देर बाद इन लोगों पर ये टॉर्चर बंद कर देना और इनका इलाज भी कर देना और जब इनके जख्म थोड़े ठीक हो जाए तो एक बार फिर से इन्हें यही टॉर्चर देना। वो क्या है ना, जख्म जब पूरी तरह से भरे भी ना हो और उसे कुरेद दिया जाए तो उसका दर्द ही अलग होता है। ये बोलते हुए उसने एक सर्द नज़र उन चारों पर डाली और फिर वहाँ से निकल गया। तीनों ही दर्द से चिल्लाते हुए प्रलय को गालियाँ बक रहे थे लेकिन प्रलय को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी आर के बिल्डिंग के बाहर आकर रुकी और वो गाड़ी से बाहर निकलकर टॉप फ्लोर पर बने हुए पेंट हाउस में आया। वहाँ पर सृष्टि अभी भी आराम से सोई हुई थी। प्रलय ने वॉल क्लॉक की तरफ देखा तो 5 बज चुके थे। वो मुस्कुराया और बोला, अगर सोया तो ये कीमती वक्त मेरे हाथों से निकल जाएगा, इसलिए मैं सोने नहीं वाला बल्कि अपने इस समय को इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये बोलते हुए वो अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। अपनी शर्ट उतारकर उसने साइड में फेंकी और आकर सृष्टि के बगल में बैठ गया। सृष्टि अभी भी गहरी नींद में थी। वो सुबह 8 बजे से पहले उठने वाली नहीं थी। प्रलय वहीं पर बैठा उसे निहारता रहा। जब उसे सृष्टि पर बहुत ज़्यादा प्यार आता तो वो झुककर किस करने लगता और फिर उसे थोड़ी देर प्यार करने के बाद वापस अपनी जगह पर ठीक होकर बैठ जाता। सुबह के तकरीबन 8 यूं ही बज गए और प्रलय अभी भी बस सृष्टि को देख रहा था। पिछले 4 दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था और ना ही वो ढंग से सोया था। सुबह का वक्त सृष्टि की आंखें खुली तो वो अपनी जगह पर उठकर बैठी। उठते ही उसे अपने पेट में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। थोड़ा संभल कर वो बेड से उठी और फिर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो बाहर हॉल की तरफ आई और फिर अपने लिए चाय नाश्ता बनाने का सोचकर किचन में आ गई। किचन में आकर उसने जब कल का प्रलय का खाना वैसे का वैसे रखा हुआ देखा तो वो हैरानी से बोली, मतलब कल सर ने कुछ नहीं खाया, पर उन्होंने तो कहा था कि ये खाना वो खा लेंगे, लेकिन फिर भी नहीं खाया, इसका क्या मतलब? वहीं दूसरी तरफ अपने फ़ोन में सृष्टि को लाइव कैमरा से देख रहे प्रलय के चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। वो उसके सवाल सुनकर बोला, जब तक तुम मुझे अपने हाथों से नहीं खिला देती ना यूनिवर्स, तब तक मैं कुछ नहीं खाने वाला। और मुझे पता है तुम यूँ तो अपने हाथों से कुछ खिलाओगी नहीं, इसलिए। ये बोलकर उसने अपने सामने रखे हुए टेबल की तरफ देखा जो पूरा कांच का था। अगले ही पल उसने अपना हाथ जोर से उस टेबल पर दे मारा तो वो कांच एकदम से चकनाचूर हो गया और वो काफ़ी सारा कांच उसके हाथ में बुरी तरह से धंस गया। प्रलय के चेहरे पर हल्का सा दर्द आया लेकिन अगले ही पल एक जुनूनियत उसकी आंखों में दिखाई देने लगी। सृष्टि किचन में खड़ी अपने लिए चाय नाश्ता देख रही थी। उसका हाथ अपने पेट पर था। अभी प्रेगनेंसी की शुरुआत थी इसलिए उसे कुछ महसूस नहीं होता था,
लेकिन वो इतना तो जानती थी कि हाँ, उसके अंदर एक नन्ही जान पल रही है। वो अपने पेट पर अपना हाथ रखकर बोली, मैंने पिछले 2-3 दिनों में जो देखा उसके बाद मैं पूरी तरह से टूट गई थी। मानो जी और बाकी सब ने जिस तरह से मेरे साथ बर्ताव किया, मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर वो लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये जानते हुए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उन लोगों ने मुझे बुरी तरह से मारा पीटा। अगर मुझसे कोई गलती भी हुई तो वो लोग मुझे सज़ा दे सकते थे, लेकिन इस तरह से मार पीट कर नहीं। मुझे नहीं पता मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई। अगर मानो जी मुझसे दूर थे और वे मेरे करीब आए ही नहीं, तो ये प्रेगनेंसी नहीं हो सकती थी। लेकिन अगर ये प्रेगनेंसी हुई है तो मतलब कोई इंसान था जो मेरे करीब आया। मैं कभी भी मानो जी को धोखा नहीं दे सकती। इसका मतलब उस इंसान ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। पर तुम कोई गलती नहीं हो, तुम मेरे हो, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हो। तुम्हें मैं जन्म दूंगी, एक अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी, लेकिन उस इंसान को कभी माफ़ नहीं करूंगी जिसने मेरे साथ इतनी घटिया हरकत की, जिसकी वजह से मेरी पूरी दुनिया बर्बाद हो गई। उस इंसान को तो छोड़ूंगी नहीं, उसे ढूंढ कर रहूंगी और उसे सज़ा भी दिलवाऊंगी। ये बोलते हुए सृष्टि के चेहरे पर बेहद कॉन्फिडेंस से भरे एक्सप्रेशंस थे। वहीं दूसरी तरफ अपने हाथ से बहता हुआ खून देखते हुए प्रलय के कानों में सृष्टि की बातें पहुंच रही थी। वो अपने हाथ की तरफ देखते हुए बोला, मुझे तुमसे सिर्फ मोहब्बत चाहिए यूनिवर्स, तुम्हारी नफ़रत नहीं। और अगर किसी वजह से तुम मुझसे नफ़रत करोगी तो मैं वो वजह ही ख़त्म कर दूंगा, लेकिन कभी तुम्हें खुद को नफ़रत नहीं करने दूंगा। प्यार तो तुमने मुझे पहले भी किया था और अब भी करोगी, क्योंकि ये प्यार तुम ज़बरदस्ती करो, मजबूरी से करो, अपनी मर्जी से करो या फिर कैसे भी करो, लेकिन ये प्यार तुम्हें करना ही होगा। तुम्हें मेरा होना ही होगा। कुछ देर बाद पेंट हाउस का दरवाज़ा खुला। सृष्टि एकदम से डर गई, क्योंकि कोई ऐसे ही अंदर नहीं आ सकता था। उसने लॉक लगाया हुआ था, लेकिन उसके दिमाग से ये निकल गया कि प्रलय के पास तो पेंट हाउस की एक्स्ट्रा की है। जब उसने सामने प्रलय को देखा तो वो हल्का सा मुस्कुराई। अब तक सृष्टि ने ब्रेकफास्ट बना लिया था और टेबल पर भी लगा लिया था। वो बस ब्रेकफास्ट करने के लिए सोफे पर बैठने ही वाली थी। अपने लिए ना सही, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए अब सब कुछ करने वाली थी। प्रलय उसकी तरफ आया और मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग यूनिवर्स। सृष्टि ने भी हल्का सा मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग सर। प्रलय उसके सामने आकर बैठा और बोला, तुम्हें नहीं लगता ये सर काफ़ी बोरिंग है? मतलब मेरे लिए सृष्टि बोरिंग था, इसलिए मैंने तुम्हें यूनिवर्स नाम दिया। तो तुम भी तो मुझे कोई इंटरेस्टिंग सा नाम दे सकती हो ना। उसकी बात सुनकर सृष्टि थोड़ा हिचकिचा कर बोली, मैं आपको कैसे कोई नाम दे सकती हूँ सर? प्रलय तुरंत बोला, क्यों नहीं दे सकती? सृष्टि अभी उसकी तरफ देख ही रही थी कि प्रलय कुछ सोचते हुए बोला, चलो एक काम करते हैं, जैसे जैसे मैंने सृष्टि को यूनिवर्स नाम दे दिया, वैसे तुम प्रलय को डिस्ट्रॉयर नाम दे दो। जैसे ही सृष्टि ने डिस्ट्रॉयर सुना, अचानक उसने अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया। प्रलय की नज़रें उस पर गहरी हो गई। सृष्टि को अचानक ही अपने सिर में बड़ा जोर से दर्द उठता हुआ महसूस हुआ था। उसकी आंखें भी एक पल के लिए बंद हो गई थी। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? ये बोलते हुए वो अपनी जगह से उठकर सृष्टि के पास आ गया था और उसके करीब होकर बैठ गया था। जैसे ही सृष्टि ने उसे अपने करीब महसूस किया, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गई और हैरानी से प्रलय की तरफ देखने लगी। प्रलय ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और बोला, क्या हुआ, सर में दर्द हो रहा है क्या? डॉक्टर के पास चलें? और वैसे भी हमें डॉक्टर के पास जाना ही है, तुम्हारी बैंडेज चेंज होगी आज। सृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या मैंने आपको कभी पहले भी डिस्ट्रॉयर नाम से बुलाया है? प्रलय ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बोला, मैंने नहीं सुना, शायद तुमने कभी मन ही मन मुझे डिस्ट्रॉयर कहा हो, जब मैंने कभी तुम्हें काम की वजह से डांटा हो। सृष्टि ने अपना चेहरा हल्का सा झुका लिया और सामने टेबल की तरफ देखते हुए बोली, मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ, उसके बाद हम हॉस्पिटल चलते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ, ताकि मैं अपना काम वापस से शुरू कर सकूँ। मुझे अभी बहुत कुछ करना है। प्रलय उसे अपनी गहरी नज़रों से देख रहा था। वो जानता था कि सृष्टि के इरादे क्या हैं। वो टेबल की तरफ देखते हुए बोला, मैंने भी आज सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया। उसकी बात सुनकर सृष्टि ने तुरंत नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा था, जैसे उसे अंदर से प्रलय की फिक्र हो रही हो।
क्योंकि प्रलय ने कल रात को भी खाना नहीं खाया था। उसने हॉस्पिटल में भी प्रलय को कुछ खाते हुए नहीं देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रलय कुछ खाता भी है या नहीं। वो तुरंत बोली, आप ये ब्रेकफास्ट कर लीजिए, वैसे भी मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बनाया है, हम दोनों इसे खा सकते हैं। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, हम दोनों इसे खा तो सकते हैं, लेकिन शायद तुमने मेरे हाथ की तरफ नहीं देखा। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ सृष्टि के आगे किया तो सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। प्रलय के हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। उसने अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया। उसने पहले पता नहीं क्यों प्रलय के हाथ पर ध्यान दिया ही नहीं। वो तुरंत बोली, लेकिन ये पट्टी कैसे? आपको चोट लगी क्या? क्या लगा आपके हाथ पर? कुछ ज़्यादा लगा क्या? प्रलय हल्का सा मुस्कुराया और अपना सरनामी हिलाकर बोला, नहीं कुछ ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। खैर तुम ये सब छोड़ो, तुम जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लो, उसके बाद हम हॉस्पिटल चलते हैं। वैसे भी मैं भी चाहता हूँ कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, क्योंकि मुझे भी तुम्हारे बिना एक पल नहीं रहना। उसकी बात सुनकर सृष्टि ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। प्रलय की बातों ने एक बार फिर से उसकी धड़कनें बढ़ा दी थी। प्रलय तुरंत अपनी बात संभालते हुए बोला, मतलब ऑफिस में इतना सारा काम है और मेरी पर्सनल असिस्टेंट तुम हो, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि तुम्हारे बिना मेरा काम कैसे चलेगा। इसलिए तुम्हें तो ऑफिस आना ही होगा ना, वरना मेरा बहुत सारा लॉस हो जाएगा। इसलिए बस मुझे तुम्हारे बिना नहीं रहना। सृष्टि हल्का सा मुस्कुराई और बोली, आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं बहुत जल्दी सारा काम संभाल लूँगी, बस आज का दिन दे दीजिए मुझे। उसके बाद मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी और आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्रलय अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, ठीक है, तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश करो, फिर चलते हैं हम। ये बोलकर वो वहाँ से दरवाजे की तरफ जाने लगा। दरवाजे की तरफ जाते हुए उसके चेहरे पर इंटेंस एक्सप्रेशंस थे। वो कुछ सोचते हुए बोला, तुम मुझे रोकोगी यूनिवर्स, तुम्हें मुझे रोकना पड़ेगा। वहीं प्रलय को जाते देख सृष्टि को भी अजीब सा लगने लगा था। वो सोच रही थी कि वो प्रलय को क्या कहे, कैसे रोके। वो चाहती थी कि प्रलय ब्रेकफास्ट करे। उसके भूखे रहने पर तकलीफ सृष्टि को महसूस हो रही थी। जब काफ़ी देर सृष्टि ने प्रलय को नहीं रोका तो प्रलय के चेहरे के एक्सप्रेशंस थोड़ा चेंज होने लगे। तभी अचानक से सृष्टि पीछे से बोली, 1 मिनट सर। प्रलय ने पलटकर उसे तिरछी नज़रों से देखा तो सृष्टि तुरंत बोली, 1 मिनट डिस्ट्रॉयर। ये बोलते हुए वो अपनी जगह से उठकर प्रलय के पास आई। वो प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, आपने कल रात भी खाना नहीं खाया था और आज सुबह भी आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो ऐसे कैसे चलेगा? अगर मेरा ऑफिस आना इम्पोर्टेंट है तो आपका भी तो हेल्दी रहना इम्पोर्टेंट है ना। आप आइए प्लीज़, बैठिए, मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, ओह रियली, तुम सच में ऐसा करोगी? मैं नहीं चाहता तुम्हें बुरा लगे या फिर तुम अनकंफर्टेबल हो। तो सृष्टि उसकी बात बीच में काट कर बोली, डोंट वरी डिस्ट्रॉयर, ऐसा कुछ भी फील नहीं होगा मुझे। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ। ये बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराई। प्रलय ने अपना दूसरा हाथ सृष्टि के हाथ पर रखा तो सृष्टि की धड़कनें तेजी से बढ़ गई। वो बड़ी बड़ी आंखों से प्रलय को देखने लगी तो प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ये बोलते हुए सृष्टि का हाथ पकड़कर ही प्रलय उसे सोफे पर लेकर आया। सृष्टि ने ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए प्रलय को खाना खिलाना शुरू किया और प्रलय भी एकटक उसे ही देखे जा रहा था। सृष्टि उसकी तपिश भरी नज़रें खुद पर महसूस कर थोड़ा सा अजीब महसूस कर रही थी, लेकिन ज़्यादा उसने भी रिएक्ट नहीं किया। प्रलय ने अचानक ही उसका हाथ पकड़ा और बोला, मुझे तो खिला रही हो तुम, लेकिन खुद नहीं खाओगी क्या? सृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, पहले आप फिनिश कर लीजिए, उसके बाद मैं। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय ने उसका हाथ उसके होठों की तरफ बढ़ा दिया तो सृष्टि ने हल्का सा अपने होठों को खोला। सृष्टि और प्रलय अब दोनों एक ही प्लेट में खाए जा रहे थे। सृष्टि प्रलय को खिलाती तो प्रलय उसका हाथ उसके होठों की तरफ घुमा देता, जिसकी वजह से सृष्टि को भी खाना पड़ता। सृष्टि उससे नज़रें मिलाने से कतरा रही थी, लेकिन प्रलय की नज़रें उस पर ही टिकी हुई थी और उसका सृष्टि को देखने का लहजा हमेशा से बहुत अलग था। कहते हैं कोई चीज़ हमें अगर आसानी से मिल जाए तो इसकी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन अगर कोई चीज़ हमारी कोशिशों के बाद भी हमें ना मिले तो वो चीज़ हमारे दिमाग पर अलग ही असर डालने लगती है। जो हमारी ज़िद होती है वो जुनून बन जाती है, और जब जुनून हर हद पार कर जाए तो वो हमारे खुद के लिए ख़तरनाक हो जाती है।
और यही हाल अब प्रलय का हो रहा था। प्रलय की जिद सृष्टि थी और सृष्टि उसका जुनून भी थी, लेकिन अब ये जुनून अपनी हर हद पार कर रहा था। जब ब्रेकफास्ट खत्म हो गया तो प्रलय सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, जाओ तुम जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ, उसके बाद हम हॉस्पिटल चलते हैं। सृष्टि ने अपना सिर हाँ में हिलाया और अपने रूम में चली गई। रूम में जाकर पहले उसने अपने कपड़े चेंज किए और फिर जल्दी से रेडी होकर बाहर हॉल की तरफ आई। प्रलय के साथ वो नीचे पार्किंग एरिया में आई और उनकी गाड़ी हॉस्पिटल के लिए निकल गई। सिटी हॉस्पिटल। सृष्टि गाड़ी के अंदर बैठी थी और प्रलय ने अपना हाथ आगे उसके बढ़ाया हुआ था। सृष्टि एकटक उसे देख रही थी। प्रलय का ये बार बार उसके करीब आना, उसकी केयर करना सृष्टि को कहीं ना कहीं अच्छा भी लग रहा था और एक अनकम्फर्टेबल फीलिंग भी होती थी कि वो उसका बॉस है और वो सिर्फ उसकी एम्प्लॉई। ऐसे में उन दोनों के बीच ये सब चीज़ होना अच्छी बात नहीं है और पहले ही उस पर घटिया इल्ज़ाम लगा चुके हैं। ऐसे में तो लोगों को उनके लिए बोलने का और भी ज़्यादा मौका मिल जाएगा। वो प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, मैं मैनेज कर लूँगी सर। ये बोलते हुए वो गाड़ी से बाहर आ रही थी कि तभी प्रलय ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोका और सृष्टि एकदम से रुक गई। वो हैरानी से प्रलय को देखने लगी, लेकिन अगले ही पल उसकी हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ गई जब प्रलय ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। सृष्टि की बाहें प्रलय की गर्दन से लिपट गई। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें लोगों की फिक्र है क्या यूनिवर्स? सृष्टि एकटक उसे देखने लगी। अभी जो ख्याल उसके दिमाग में था उसके बारे में प्रलय को बिना कुछ कहे ही पता चल गया। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है यूनिवर्स। कोई क्या सोचता है, कोई क्या बोलता है, उससे प्रलय राणा को ना कभी कोई फ़र्क पड़ा है और ना ही कभी कोई फ़र्क पड़ेगा। वो हमेशा अपने मन की करता आया है और हमेशा अपने मन की ही करता रहेगा। उसकी बात सुनकर सृष्टि धीमे से बोली, लेकिन मैं नहीं चाहती लोग हमारे बारे में बातें करें। प्रलय कुछ पल सृष्टि को देखता रहा। भले ही सृष्टि की याददाश्त चली गई थी, लेकिन अभी भी उसकी सोच बिल्कुल वैसी ही थी। वो उसे लेकर हॉस्पिटल के अंदर आया और उसका नॉर्मल चेकअप और बैंडेज वगैरह होने लगा। सृष्टि डॉक्टर की तरफ बड़ी गौर से देख रही थी, जैसे वो उन्हें कुछ कहना चाहती हो, लेकिन प्रलय वहीं सामने खड़ा था, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। जब सृष्टि बार बार डॉक्टर को मायूसी भरी नज़रों से देखने लगी तो डॉक्टर प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर राणा प्लीज़ आप थोड़ी देर बाहर चले जाइए। प्रलय ने डॉक्टर की बात सुनकर उसे घूर कर देखा तो डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और प्रलय के पास आई। उसने प्रलय से कहा तो प्रलय ने एक नज़र सृष्टि की तरफ देखा और फिर वहाँ से बाहर चला गया। डॉक्टर जब वापस सृष्टि के पास आई तो सृष्टि डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोली, क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ डॉक्टर? मेरा मतलब है ये कोई गलतफहमी भी तो हो सकती है ना? हो सकता है रिपोर्ट्स गलत हो और मैं प्रेग्नेंट ना हूँ। डॉक्टर हंसी और बोली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सृष्टि, तुम प्रेग्नेंट हो और अब ये प्रेगनेंसी 3 वीक की हो चुकी है और ये प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो प्लीज़ तुम अपना ख्याल रखना, वरना कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर सृष्टि डर गई। अगर वो सच में प्रेग्नेंट थी तो वो इस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहती थी। उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। डॉक्टर उसे देखते हुए बोली, तुम्हारा सारा चेकअप हो गया है, अब तुम बाहर जा सकती हो। सृष्टि डॉक्टर के केबिन से बाहर आई तो प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये बात तुम मेरे सामने भी पूछ सकती थी। सृष्टि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो तुरंत बोली, कैसी कैसी बात? प्रलय उसे थोड़ी सर्द नज़रों से देखते हुए बोला, यही कि तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं। तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे एक बार नहीं तकरीबन 4 बार टेस्ट हुए हैं और ये प्रेगनेंसी पूरी तरह से कन्फर्म है। इसलिए इधर उधर की बातें सोचना छोड़ो और सिर्फ अपने बच्चे पर और अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। ये बोलते हुए प्रलय ऐसा लग रहा था जैसे सृष्टि को डांट रहा हो। उसकी डांट सुनकर सृष्टि का चेहरा मायूस हो गया। उसने अपना चेहरा झुका लिया और प्रलय के साथ बाहर आ गई। वो जब प्रलय के साथ गाड़ी में बैठी तो उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा रखा था। उसे यूं देखकर प्रलय समझ चुका था कि वो उससे नाराज़ हो गई है। उसने सृष्टि के घुटने पर हल्का सा अपना हाथ रखा तो सृष्टि एकदम से कांप उठी और प्रलय की तरफ देखने लगी। हालांकि प्रलय जैसी हरकतें करता था कोई भी लड़की डर जाए, लेकिन उसका छूना भी बुरा नहीं लगता था। एक बैड टच और एक गुड टच वाली जो वाइब्स होती है वो प्रलय से गुड टच वाली ही आती थी।
प्रलय सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, नाराज़ हो गई क्या? सृष्टि ने अपना चेहरा झुकाकर कहा, नहीं, मैं क्यों नाराज़ होऊंगी, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। प्रलय मुस्कुराया और बोला, अच्छा चलो ठीक है, आगे से नहीं डांटूंगा, लेकिन तुम बात समझने की कोशिश करो यूनिवर्स। ये प्रेगनेंसी अगर कन्फर्म नहीं होती तो डॉक्टर तुम्हें प्रेग्नेंट क्यों बताते, और तुम इतना ओवर थिंक करती हो, ऐसे में तो कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा बढ़ेंगी ना। बस मैंने इसलिए तुमसे वो सब कहा था। सृष्टि मायूसी से बोली, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? प्रलय ने इशारों में कहा, पूछो। सृष्टि धीमे से बोली, क्या आप? ये बोलते बोलते वो अचानक से रुक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो प्रलय से कैसे ये सवाल करे कि कभी उसने सृष्टि के साथ किसी आदमी को देखा था, मतलब कोई ऐसा जिसने सृष्टि के साथ ये सब किया हो, और अब उसके सामने नहीं आ रहा। उसे ये सवाल पूछने में बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, इसलिए उसने खुद को रोक दिया था। वहीं प्रलय, जो उसकी हर बात बिना उसके कहे समझ जाता था, वो ये बात भी समझ गया। वो मन ही मन बोला, सॉरी यूनिवर्स, लेकिन अभी तुम्हें ये बात नहीं बता सकता कि ये बेबी मेरा है। अभी तुम ये सब जानने की हालत में नहीं हो। मैं एक बार फिर से तुम्हें खोना नहीं चाहता, और अगर तुम्हारी नज़रों में मुझे अपने लिए नफ़रत दिखाई दी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। और मैं नहीं चाहता मैं ऐसा कुछ करूं जिससे तुम हर्ट हो। जोर ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता हूं तुम्हारे साथ, और तुमसे दूर भी नहीं रह सकता। इसलिए जो मुझे सही लग रहा है वो मैं कर रहा हूँ। जब तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी तब तो तुम्हें सब पता लग ही जाएगा, लेकिन अगर याददाश्त वापस नहीं भी आती है तो आई डोंट केयर। प्रलय लाड़ा एक बार फिर से तुम्हारे दिल में अपनी जगह तो बना ही लेगा। कुछ देर बाद प्रलय और सृष्टि वापस पेंट हाउस में आ चुके थे। अंदर आते ही सृष्टि अपने रूम में चली गई ताकि जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आ सके और जल्दी से लंच वगैरह बना सके, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। लेकिन जब वो वॉशरूम से बाहर आई तो उसकी नज़र किचन से बाहर निकल रहे प्रलय पर गई, जिसने टेबल पर सृष्टि के लिए लंच लगा भी दिया था। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखती रही। प्रलय पूरा पसीने से तरबतर हो चुका था। सृष्टि की सवालिया नज़र खुद पर महसूस कर प्रलय तुरंत से बोला, वो तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं ना, तो सोचा पहले लंच बना दूं। ये बोलते हुए वो अपने शर्ट के बटन खोल रहा था। उसने अपनी शर्ट उतारकर साइड में फेंक दी तो सृष्टि की आंखें और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। प्रलय के एब्स और उसकी वो ब्रॉड चेस्ट बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड अट्रैक्टिव लग रही थी। उस पर पसीने की वो बूंदें जो उसे और भी ज़्यादा इंटेंस लुक दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो 2-3 घंटे जिम में बिता कर आया हो। सृष्टि अपना चेहरा झुकाए ही बड़ी लड़खड़ाती हुई सी जुबान में बोली, आप जाकर शावर ले लीजिए, आपको गर्मी लग रही होगी ना। प्रलय भी जल्दी से बोला, हाँ तुम सही कह रही हो, तुम बैठो यहाँ पर। अगर तुम्हें खाना शुरू करना है तो ठीक है, ओके तुम कर लो, अदरवाइज़ मेरे आने का वेट कर सको तो मुझे अच्छा लगेगा। उसकी बात सुनकर सृष्टि का दिल जोरों से धड़क उठा। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना चेहरा हल्का सा हाँ में हिला दिया और तुरंत सोफे पर बैठ गई। प्रलय वहाँ से वॉशरूम की तरफ चला गया। वो वॉशरूम में आया और शावर ऑन किया। उसके हाथ पर पहले ही चोट लगी हुई थी जो खाना बनाने की वजह से बहुत इरिटेट कर रही थी। उसने अपने हाथ की वो बैंडेज उतार दी तो उसका जख्म साफ दिखाई देने लगा। सावर के पानी से भीगते हुए वो अपनी गर्मी दूर कर रहा था। तभी उसने साइड में बॉडी वॉश उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन अचानक ही जोर से उसकी चीख निकली। वो कांच का रैक एक बार फिर से उसके हाथ में चुभ गया था। जहाँ पहले ही जख्म था वहाँ पर एक बार फिर से खून बहने लगा था। उसकी चीख जैसे ही बाहर सोफे पर बैठी हुई सृष्टि ने सुनी, उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा और प्रलय की चीख सुनकर वो बेचैन सी होने लगी। वो तुरंत सोफे से उठी और अंदर वॉशरूम की तरफ आते हुए बोली, पता नहीं डिस्ट्रॉयर को क्या हुआ होगा, वो ठीक तो होंगे ना, मैं अंदर जाकर चेक करूं क्या? नहीं नहीं, मैं अंदर जाकर कैसे चेक कर सकती हूँ, वो पता नहीं किस हालत में होंगे। तभी एक बार फिर प्रलय की गहरी सी आवाज़ आई। प्रलय अंदर वॉशरूम में अपने हाथ की तरफ देखते हुए हल्का सा दर्द से कराह रहा था। वो इस वक्त पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। खून तेजी से उसके हाथ से बह रहा था और उसकी वो आवाज़ सुनकर सृष्टि खुद को रोक नहीं पाई। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर की तरफ आ गई, लेकिन प्रलय की तरफ देखने में भी वो झिझक रही थी। वो यूं ही अंदर खड़े हुए बोली,
आप ठीक तो हैं ना सर? प्रलय ने जब उसकी तरफ देखा तो थोड़ा हैरान हुआ। उसे ऐसे सृष्टि के आने की उम्मीद नहीं थी। वो सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, वो मेरे हाथ से खून? जैसे ही सृष्टि ने खून का जिक्र सुना उसने तुरंत नजरें उठाकर प्रलय की तरफ देखा। प्रलय ने सावर के नीचे होकर भी अपने कपड़े नहीं उतारे थे, तो सृष्टि को थोड़ी राहत मिली, लेकिन अगले ही पल जब उसकी नज़र प्रलय के हाथ पर गई तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत उसकी तरफ आई और उसका हाथ अपने हाथ में पकड़कर बेहद कांपती हुई आवाज़ में बोली, ये क्या हुआ आपको डिस्ट्रॉयर? ये आपके हाथ में दोबारा खून कैसे आने लगा? आपके हाथ पर तो पट्टी बंधी थी ना, आपने वो पट्टी उतार दी और इतनी सारी चोट ये दोबारा? वो बोल ही रही थी कि प्रलय उसके हाथ से अपना हाथ वापस लेकर बोला, डोंट वरी, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा लगा है, ठीक हो जाएगा। सृष्टि ने उसका हाथ वापस अपने हाथ में लिया और बोली, थोड़ा सा लगा है? आप जानते भी हैं डिस्ट्रॉयर ये कितना ज़्यादा है, कितना खून बह रहा है आपका? आपको दर्द नहीं हो रहा क्या? आपको ये थोड़ी सी चोट दिखाई दे रही है? ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। सावर के पानी में भी उसके वो आंसू प्रलय को साफ दिखाई दे रहे थे। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने कहा ना ठीक हो जाएगा, तुम्हें टेंशन लेने की। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सृष्टि गुस्से से बोली, ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? कितना दर्द हो रहा होगा आपको डिस्ट्रॉयर? प्रलय उसे देखते हुए धीमे से बोला, क्या मेरे दर्द से तुम्हें दर्द हो रहा है? सृष्टि जो उसके हाथ की तरफ देखते हुए पूरी तरह से सुन्न हो चुकी थी, वो बेख्याली में बोली, मुझे बहुत दर्द हो रहा है डिस्ट्रॉयर। प्रलय ने वो हाथ उसके हाथ से हटाया और उसके चेहरे पर हाथ रखकर उसके बेहद करीब आ गया। सृष्टि के चेहरे पर पानी की बूंदें डायरेक्ट पड़ रही थी, लेकिन अब प्रलय ने उसके चेहरे पर अपना चेहरा झुका दिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कितना दर्द हो रहा है? सृष्टि जो उसकी तरफ देख रही थी, अचानक उसके सिर में जोरों से दर्द महसूस होने लगा। एक तरफ प्रलय का वो खून से लथपथ हाथ तो पानी में जितना ही भीग रहा था उतना ही खून नीचे की तरफ बह रहा था, वो सृष्टि के चेहरे पर था। और दूसरी तरफ अब सृष्टि ने अपना हाथ उसके सिर पर रख लिया। प्रलय की तरफ देखते हुए वो उसमें खोने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये सब पहले भी हुआ है, पहले भी प्रलय और वो इतने ही करीब आए हों। प्रलय ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम्हें पता है तुम्हें मेरे दर्द से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? सृष्टि ने अपना चेहरा हल्का सा नामे हिलाया। प्रलय की नज़रें उसके कांपते हुए होठों पर टिकी थी। उसका मन तो कर रहा था कि वो सृष्टि को कहे कि वो प्यार करती है उससे, इसलिए उसे भी उसका दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। पर वो खुद को रोक भी नहीं पाया और धीरे धीरे सृष्टि की तरफ झुकने लगा। सृष्टि भी अभी भी पूरी तरह से उसमें खोई हुई थी और उसे पता ही नहीं चला कब प्रलय ने उसके होठों को लॉक कर दिया और उसे सॉफ्टली किस करना शुरू कर दिया। प्रलय ने धीरे धीरे उसे हल्का सा पुश किया तो सृष्टि पीछे दीवार से लग गई और प्रलय उस पर झुक गया। उसका एक हाथ अब सृष्टि की कमर पर आ चुका था और सृष्टि ने भी अपने सर से अपना हाथ हटाकर उसके सीने पर रख दिया था। सृष्टि जो पहले प्रलय को रोक नहीं पाई, अब खुद भी प्रलय को रिस्पॉन्स देने लगी। प्रलय तकरीबन 5 मिनट बाद अचानक ही उसने सृष्टि के पेट पर चिकोटी काटी तो सृष्टि ने जोर से अपने हाथ उसके कंधे पर कस दिए और प्रलय ने अपना चेहरा थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा लिया तो सृष्टि की तरफ देखने लगा, जिसके चेहरे पर हल्का सा दर्द और हल्की सी तकलीफ दिखाई दे रही थी। वो हैरानी से प्रलय को देखते रही और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू देखकर प्रलय एक बार फिर से उसके चेहरे पर झुका और बोला, यूनिवर्स। लेकिन वो उसके आगे कुछ और बोलता उससे पहले ही सृष्टि ने उसे जोर से धक्का दिया और तुरंत वॉशरूम से बाहर आ गई। उसकी धड़कनें बेतहाशा दौड़ रही थी। वो सीधा अपने वॉशरूम में आई और वो पूरी पानी में भीग चुकी थी और ठंड की वजह से थर थर काँप रही थी, लेकिन ठंड से ज़्यादा इस वक्त उसके अंदर डर बैठा हुआ था। वो प्रलय के बारे में सोच रही थी। प्रलय और उसके बीच अभी जो कुछ हुआ उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने प्रलय को किस किया। उसने अपने होठों पर अपना हाथ रख लिया और वो लगभग रोते हुए बोली, मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? मैं प्रलय सर को इस तरह से कैसे करने दे सकती हूँ? और वो अकेले नहीं बल्कि मैं भी उनका पूरा साथ दे रही थी। वो सर है मेरे और मैं शादीशुदा। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ।
सृष्टि ने एक बार फिर से प्रलय की तरफ देखा। प्रलय उसे देखते हुए बोला, तुम शादीशुदा हो, लेकिन वो शादी अब टूट चुकी है सृष्टि, तुम्हें भी दोबारा जीने का हक है। और अगर हम दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ है तो मतलब यही है ना कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार। अभी वो बोल ही रही थी कि सृष्टि गुस्से से बोली, बस कीजिए सर, बस कीजिए। उसके मुंह से बार बार अपने लिए सर सुनकर प्रलय की आंखें बड़ी होने लगी। वो उसके बिल्कुल करीब हुआ और बोला, मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे मुंह से सर सुनना नहीं पसंद, मुझे डिस्ट्रॉयर कहकर बुलाया करो। सृष्टि उसकी आंखें में आंखें डालकर बोली, क्यों कहूँ मैं आपको डिस्ट्रॉयर? मैं नहीं कहूँगी आपको डिस्ट्रॉयर, आप मेरे सर हैं तो मैं आपको सर ही कहूँगी। गलती मेरी ही है जो मैं बिना कुछ सोचे समझे आपके साथ इतना फ्रैंक हो रही थी। मैं पहले ही इतना ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी कोख में पल रहे बच्चे का बाप कौन है। ऐसे में मुझे आपके साथ ऐसे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। अगर किसी को हम दोनों के बीच ये सब हो रहा है इसके बारे में पता लगा तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ा और बोला, तुम पागल हो क्या यूनिवर्स? हमेशा लोगों के बारे में सोचती रहती हो, तुम अपने बारे में कब सोचोगी? अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम होती, तुम्हें मेरे करीब आने से प्रॉब्लम होती ना, तो तुम मुझे खुद को छूने भी नहीं देती। लेकिन कभी देखा है खुद को? जब मैं तुम्हारे पास होता हूँ तुम कैसे सिक्योर हो जाती हो, कितनी अच्छा फील करती हो। जब मैं तुम्हारे पास नहीं होता तो कितना बेचैन रहती हो तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? तुम प्यार करती हो मुझसे? सृष्टि ने उसे तुरंत धक्का दिया और बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपसे कोई प्यार नहीं करती। मैं आपसे प्यार कर ही नहीं सकती। मैं शादीशुदा हूँ सर, आपको समझ में नहीं आता क्या? मैं सिर्फ आपकी एम्प्लॉय हूँ, इसके अलावा हम दोनों के बीच और कोई रिश्ता नहीं है। उसकी बातों ने अब प्रलय को गुस्सा दिलाना शुरू कर दिया था। उसका मन तो कर रहा था कि सृष्टि को बताए कि उन दोनों के बीच क्या रिश्ता है। सृष्टि उसे देखते हुए एक बार फिर से बोली, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ सर, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। आपने मेरी जितनी हेल्प करनी थी आपने कर दी, इसके अलावा अब मुझे आपसे और कोई हेल्प नहीं चाहिए। प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए और यहाँ पर दोबारा कभी मत आइएगा। प्रलय गुस्से से बोला, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्यों नहीं जाएंगे आप यहाँ से? आपको जाना होगा, आप मेरे साथ यहाँ पर ऐसे नहीं रह सकते। हम दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि हम एक ही घर में रहें। प्रलय बोला, मुझे किसी रिश्ते की ज़रूरत ही नहीं, बहुत हुआ लुका छिपी का खेल। अगर तुम सच सच सुनना चाहती हो तो सुनो, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, अब से नहीं, पिछले 2 साल से प्यार करता हूँ मैं तुमसे। उसकी बात सुनकर सृष्टि की आंखें हैरानी से फैल गई। प्रलय एक बार फिर से उसके बिल्कुल करीब आया और बोला, अगर तुम मानो की पत्नी नहीं होती तो अब तक तो तुम मेरी बीवी बन चुकी होती। लेकिन अब तो तुम्हारा और मानो का कोई रिश्ता नहीं है ना, तो अब हम दोनों को एक होने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मुझे शादी करनी है तुमसे अभी इसी वक्त। प्रलय की ये बात सुनकर सृष्टि की आंखें अब और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मुझे आप लोगों के सपोर्ट और हेल्प की ज़रूरत है। कहानी पर व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। अगर ऐसा ही रहे तो मैं कहानी आगे चलकर बंद कर दूंगी। लेकिन अगर आप लोग इस कहानी को पसंद कर रहे हैं और आगे देखना चाहते हैं तो मैं जैसे ही कहानी अपलोड कर रही हूँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें और कहानी को पूरा देखें ताकि वीडियो आगे जा सके, जिससे अच्छे व्यूज आ सके। उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे निराश बिल्कुल नहीं करेंगे। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।